नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। एक तरफ हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी गहरी खाई है जो अमीर और गरीब को, या कहूं कि भारत को ही दो हिस्सों में बांट रही है। आइए इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसे ना एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। अपने मन में एक गांव की तस्वीर बनाइए। उस गांव में कुछ आलीशान घर हैं जहां हर तरह की सुविधा है, और उसी गांव में कुछ ऐसे भी घर हैं जहां लोग दिन रात के मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये फर्क क्यों है, और यही सवाल आज पूरे भारत पर लागू होता है। और यहीं से शुरू होती है हमारे आज के विश्लेषण की पहली कड़ी, दो भारत की कहानी। देखिए, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो उस गांव की तरह ही हमारे देश की रोजमर्रा की जिंदगी और आंकड़ों में साफ साफ दिखती है। तो एक भारत वो है जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जश्न मना रहा है, जहां हर रोज नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और लोग छुट्टियां मनाने बाली जा रहे हैं। और फिर एक दूसरा भारत भी है, जहां एक परिवार को महीने के बस ₹400 में गुजारा करना पड़ता है, जहां आज भी साफ पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। ये दोनों भारत असली हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कभी-कभी एक ही शहर की एक ही गली में मौजूद हैं। तो चलिए अब इन बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही इस कहानी की असली गहराई और गंभीरता को सामने लाएंगे। 40.1%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो भारत में बढ़ती असमानता की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन आखिर ये है क्या? ये 40.1% देश की कुल संपत्ति का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ सबसे अमीर 1% लोगों के पास है। अब इसकी तुलना कीजिए देश की आधी आबादी यानी निचले 50% लोगों से, जिनके पास देश की कुल संपत्ति का महज 6.4% हिस्सा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2014 से 2023 के बीच ये खाई घटने के बजाय और भी तेजी से चौड़ी हुई है। और ये बात कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के अर्थशास्त्री कहते हैं कि आज का बिलियनियर राज उस ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमान हो चुका है जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये खाई सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सामाजिक भी है। आंकड़े देखिए, देश की करीब 1/4 आबादी यानी उच्च जातियां देश की आधी से ज्यादा यानी 55% संपत्ति की मालिक हैं। वहीं एससी और एसटी समुदाय, जो आबादी का लगभग 30% हैं, उनके पास देश की 15% से भी कम संपत्ति है। ये दिखाता है कि हमारी आर्थिक और सामाजिक सच्चाइयां कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इतनी ग्रोथ के बावजूद ये असमानता बढ़ क्यों रही है? इसका एक बड़ा जवाब मिडिल इनकम ट्रैप के खतरे में छिपा है। ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें कई विकासशील देश फंस कर रह जाते हैं। अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, एक देश दूसरों के लिए सस्ता सामान बना बनाकर एक लेवल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद नए आइडिया या बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं बना पाता। नतीजा, उसकी तरक्की एक जगह आकर रुक जाती है और वो कभी भी अमीर देशों की लीग में शामिल नहीं हो पाता। दुनिया में इसके 2 जबरदस्त उदाहरण हैं। एक तरफ है मलेशिया, जो सस्ते लेबर के दम पर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वहां मजदूरी बढ़ी, कंपनियां वियतनाम जैसे और सस्ते देशों में चली गई और मलेशिया वहीं फंस कर रह गया। दूसरी तरफ है साउथ कोरिया, जो इस जाल से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। सवाल है कैसे? जवाब है एक पीढ़ीगत योजना के साथ। साउथ कोरिया ने 3 पीढ़ियों का मिशन बनाया। पहली पीढ़ी ने फैक्ट्रियों में दिन रात मेहनत करके देश की एक्सपोर्ट क्षमता बनाई। दूसरी पीढ़ी को विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया ताकि वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को खुद डिजाइन कर सकें, उन्हें बेहतर बना सकें। और फिर तीसरी पीढ़ी ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जोर देकर सैमसंग और हुंडई जैसे ग्लोबल ब्रांड खड़े कर दिए। वो सिर्फ दूसरों का सामान जोड़ने वाले नहीं रहे, बल्कि दुनिया के लिए नई चीजें बनाने वाले यानी इनोवेटर बन गए। और यही कहानी हमें भारत की सबसे बड़ी चुनौती पर लाती है, नौकरियों के बिना विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ। हमारी जीडीपी तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन क्या उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां भी बन रही हैं?
भारत की कहानी का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर तो ऊंची है, लेकिन अच्छी और पक्की नौकरियों के बनने की रफ्तार बहुत ही धीमी है। ऐसा लगता है जैसे विकास की एक तेज रफ्तार ट्रेन है, जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही सफर कर रहे हैं, जबकि आम आदमी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, ऑटोमेशन और एआई जो कम स्किल वाली नौकरियां खत्म कर रही हैं। दूसरा, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी हैं। तीसरा, हमारे कॉलेजों से जो युवा निकल रहे हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिनकी इंडस्ट्री को आज ज़रूरत है। और आखिर में, देश का विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, जहां काम तो है पर न नौकरी की सुरक्षा है और न ही बेहतर भविष्य की कोई गारंटी। और इस पूरी समस्या को समझना और भी मुश्किल हो जाता है जब आंकड़ों पर ही सवाल उठने लगे। 2019 में 108 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई थी कि कोई भी डेटा जो सरकार की कहानी से मेल नहीं खाता, उसे या तो बदल दिया जाता है या दबा दिया जाता है, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हों या बेरोजगारी के। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जिसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले? तो समाधान क्या हो सकता है? शोधकर्ता थॉमस पिकेटी और उनकी टीम एक ठोस प्रस्ताव देते हैं। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर 2% का वेल्थ टैक्स और 33% का इनहेरिटेंस टैक्स। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, इस टैक्स का असर देश के सिर्फ और सिर्फ 0.04% सबसे अमीर लोगों पर पड़ेगा। इसका मतलब 99.96% आबादी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इससे जो पैसा आएगा वो जीडीपी का लगभग 2.73% हो सकता है। और इस पैसे से क्या हो सकता है? ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत का शिक्षा पर होने वाला खर्च लगभग दोगुना हो सकता है, या स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 3 गुना से भी ज्यादा। एक पल के लिए सोचिए, इस पैसे से कितने नए स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारा विश्लेषण वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जैसे स्वतंत्र शोध संस्थानों की मेहनत का नतीजा है। यही रिसर्च हमें तथ्यों के आधार पर एक सार्थक बहस करने का मौका देती है, ताकि हम भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों से बात कर सकें। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये किसके लिए बढ़ रही है? क्योंकि जब तक इस विकास का फायदा देश के हर एक नागरिक तक नहीं पहुंचता, तब तक भारत की तरक्की की ये कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी।